हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग जो कि फ्लोर पे गिरा हुआ था और विंग जो कि हंस रहा था। उस हॉल में मिंग्या और विंगी थे और वो पूरा हॉल खाली था। अब उसके आगे विंग जो लगातार हंस रहा था, मिंग्यो जो बस उसे देख रहा था और वो कहता है विंग विंग विंग, जो कि मिंग्यो की बात का कोई जवाब नहीं देता और वो बस एक बात कहता है, गग, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। विंग बस इतना ही बोलता है। मिंग्यो भी समझता है कि शायद विंग अकेला रहना चाहता है। मिंग्यो कहता है ठीक है विंग, तुम अपना ध्यान रखना। ये कह के मिंग्यो वहां से चला जाता है। विंग जो कि अब रो नहीं रहा था, विंग अपने मन में सोच रहा था, शादी का रिश्ता इज्जत पे टिकता है। जहाँ हर रोज अपमान मिले वहाँ मोहब्बत मर जाती है। मैंने उसे अपना सब कुछ समझा और उसने मुझे हर बार फिर जमीन पर गिराया। जिन लफ्जों से वो मुझे नीचा दिखाता है वो लफ्ज मेरे आत्मसम्मान को हर रोज मारते हैं। जिसने मेरा हाथ थामा, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया, आज उसी ने मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया। जिस घर को सजाया मैंने वही आज मेरी इज्जत बिखर गई उसकी बातों से। मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था और उसने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। उसके लिए मैं सिर्फ एक ज़रूरत था और मेरे लिए वो मेरी पूरी दुनिया था। प्यार किया दिल से, पर शायद उसकी दुनिया में मेरी कोई जगह ही नहीं थी। वो मेरा हर पल था और मैं उसके लिए बस एक आदत, जिससे बेइंतहा मोहब्बत की। उसे कभी परवाह ही नहीं थी मेरे जज्बातों की। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही हर रोज दिल दुखाने की वजह बन गया। शादी तो प्यार का नाम था ना, पर यहाँ तो हर रोज जल जाने की कहानी है। वो पति नहीं सवाल बन गया है मेरी जिंदगी में, जो हर रोज मेरा दर्द बढ़ा देता है। जिसने साथ निभाने का वादा किया था, अब वो मेरी तन्हाई की सबसे बड़ी वजह है। मैं हर रोज उसकी नजरें टटोलता हूँ, शायद कभी तो उसमें प्यार दिखे, पर वो तो जलाने में सुख ढूंढता है। विंग कहता है मुझे रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं मजबूत बनूंगा। मैं अब किसी को अपने आंसू नहीं दिखाऊंगा। मैं किसी को कभी ये एहसास नहीं करवाऊंगा कि मैं कमजोर हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे नहीं रोना। मैं रोना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूँ, मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। मैं क्या करूँ। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था ना, क्या मेरे प्यार की इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। मैं एक परिवार चाहता था। मैं बचपन से ही अनाथ था। मैं चाहता था कि मेरा एक परिवार हो, और आज जब मेरा परिवार बनने वाला है तो मैं क्या कहूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे खुशी मनानी चाहिए या दुख। आज मैं खुश हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरा बच्चा आने वाला है, लेकिन इसके साथ मैं दुखी हूँ कि मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, उससे पहले ही उसके पिता ने उसे ठुकरा दिया, उसको अपना कहने से मना कर दिया। मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी से दुनिया वाले उसे किस नाम से पुकार रहे हैं। हस्बैंड ने एक बार भी मुझ पे उंगली उठाने से पहले सोचा नहीं। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि उनकी उठाई गई एक उंगली मेरा जीवन बर्बाद कर देगी। मेरे होने वाले बच्चे, हमारे बच्चे का इस दुनिया से वजूद खत्म कर देगी। मैं चाहता था मेरा जब बच्चा हो मैं उसे बहुत प्यार दूं, एक अच्छा परिवार दूं, उसे माँ बाबा दोनों का प्यार मिले, वो कभी अकेला महसूस ना करे। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी किस्मत इतनी खराब है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ। हस्बैंड, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसने इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, आपने उससे पहले ही उसके ऊपर नाजायज होने का धब्बा लगा दिया। आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। हस्बैंड, आपने आज तक मेरे साथ जो भी किया, जैसा भी बर्ताव किया, मुझे मारा,
मेरे साथ मिसबिहेव किया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि ये दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज़ कहे। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चे को सबसे छुपा के रखूँगा। मैं उसे बहुत प्यार दूँगा। मैं उसे कभी ये एहसास नहीं होने दूँगा कि उसके पापा ने उसके होने से पहले ही उसका तिरस्कार कर दिया था, उसे ठुकरा दिया था। और रिंग जिसकी आँखों से बहुत सारे आँसू बह रहे थे। मैं अपने बच्चे को ऐसी जगह नहीं रखूँगा जहाँ पर सब उसे नाजायज़ कहे। मैं ऐसी जगह पे अपने बच्चे को नहीं रखूँगा। विंग जो कि अब अपने आँसू पोंछता है और वो उठ जाता है। और विंग कहता है, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं सबसे बहुत दूर चला जाऊँगा जहाँ मेरे बच्चे को कोई नाजायज़ ना कहे, कोई इन्हें। विंग जो उठता है और वो अपने कमरे में आता है। उसके बाद विंग जो कि वहाँ पे अलमीरा खोलता है। विंग देखता है वहाँ पे विंग और वांगची की शादी की एक चित्र रखा हुआ था। विंग उसे अपने हाथ में लेता है और विंग जिसने अपने आंसू भी पोंछे थे, विंग के चेहरे पे दोबारा से आंसू आ जाते हैं और विंग उस फोटो को पकड़कर फ्लोर पे बैठ जाता है। विंग जिसका चेहरा आंसुओं से पूरा गीला हो चुका था, उसकी आंखें भी भीगी थी, होठ कांप रहे थे। विंग उसके हाथ में उसकी शादी की एक तस्वीर थी। ये शादी का दिन था। विंग कहता है, सब झूठ था ना। वो तस्वीर देखकर रोता है और बुदबुदाता है। वो हंसी, वो वादे, सब कुछ सच नहीं था ना। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। क्या इस प्यार की इतनी बड़ी सजा मुझे मिली? विंग जो कि सिसक रहा था, जैसे अंदर कोई चीज टूटकर बिखर गई। हर बार मैंने माफ किया, हर बार सोचा शायद वो अब बदल जाएंगे, पर हर बार मैं ही बदलता रहा। अब उन्होंने मुझे नहीं, मेरे सब्र को तोड़ा है। विंग जो कि उस तस्वीर को अपने सीने से लगाता है, वो अचानक ही उस तस्वीर को जोर से फाड़ देता है। और विंग कहता है, मैंने आज तक सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तक बात मुझ पे थी, लेकिन अब बात मेरे बच्चे की है। मैं अपने बच्चे के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। और विंग जो कि सामने ही टेबल पे एक पेन और एक डायरी रखी थी, विंग जाता है और वहां पर उस डायरी में कुछ लिखने लग जाता है। विंग जो कि लेटर लिख रहा था। विंग लिखता है, हस्बैंड, समझ नहीं आ रहा ये लेटर मैं आपको कैसे लिखूं। ये मेरे द्वारा लिखा गया पहला और आखिरी पत्र है जो मैं आपको लिख रहा हूँ। इसके बाद शायद मैं आपसे या आप मुझसे कभी ना मिलें, लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता था। सोचा नहीं था कि कभी आपको एक पत्र के माध्यम से मैं ये बात बताऊंगा। मैं आपको ये बात पहले भी बताना चाहता था, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपसे कितनी बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। आज मैं इस पत्र के माध्यम से आपको ये बात बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, आप किसी और से प्यार करते थे। आपके मना करने के बावजूद मैंने आपसे शादी की। आपको लगता था कि मुझे इस क्लैन की लालच है, पर मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कभी भी किसी क्लैन की लालच नहीं थी। मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं भी किसी को पसंद करता था। लेकिन ये शादी मेरी भी मर्जी से नहीं हुई, मुझसे मेरे साथ भी जबरदस्ती की गई थी। मैं जो कि कुछ भी नहीं कर पाया था और मुझे ये शादी करनी पड़ी। और शादी की रात ही मुझे पता चला, मैं जिससे शादी करना चाहता था आप वही थे। मैं आपसे रिश्ता होने से पहले भी एक बार मिल चुका हूँ, लेकिन उस समय आप मुझे नहीं जानते थे। उस समय मैंने आपको अपना नाम विभूषण बताया था। मैंने जब पहली बार आपको शुक्लैंड में देखा था, मुझे आप तभी पसंद आ गए थे। और हम जब शिकार करने उस प्रतियोगिता के लिए जंगल गए, तब मुझे आपसे प्यार हो गया। आपने मेरा कितना ध्यान रखा, मैं जो कि आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। उसके बाद जब आपने मुझे बाजार में वो लॉकेट दिया, तो मुझे ये
भरोसा हो गया कि शायद आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ है। मैं बहुत खुश था, मैं आपसे बात करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी बात आपसे हो नहीं पाई। और फिर जब मैंने सुबह आपको ढूँढने की कोशिश की तो आप अपने क्लाइंट के लिए निकल चुके थे। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी आपके बारे में पता करने की, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था। उसके बाद कुछ महीने बाद माँ ने मुझे बताया कि मेरी रिश्ता तय हो चुका है। मैं वो शादी नहीं करना चाहता था। मैंने माँ से कहा भी था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन माँ को मेरी बातों पे भरोसा नहीं था, क्योंकि माँ ने मुझसे पूछा कि तुम किससे प्यार करते हो? मैं जिससे प्यार करता था, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। माँ ने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया और मेरी शादी आपसे हो गई। आपने शादी की रात ही मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने आपको उसी रात सब कुछ सच बताने की कोशिश की। मैंने जब आपको देखा तो मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि अनजाने में ही सही, पर मुझे मेरा प्यार मिल गया। लेकिन फिर मेरा सामना एक सच्चाई से हुआ। आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप किसी और से प्यार करते हैं, आप मुझसे नफ़रत करते हैं। आपको लगा मैंने लालच में आके आपसे शादी की, मुझे क्लैन की क्वीन बनना था, पर मैं कभी भी क्वीन नहीं बनना चाहता था। मैं एक साधारण जीवन जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा भी एक परिवार हो, एक जांगफू हो, मेरे बच्चे हो। मैं शुरू से ही अनाथ रहा था, इसीलिए मैं चाहता था कि जब मेरा बच्चा हो तो मैं उसे दुनिया की सारी खुशी दूँ, एक माँ-बाप का प्यार दूँ। लेकिन मेरी मेरी खुशियाँ अधूरी रह गईं। मैंने उसके बाद भी बहुत कोशिश करी आपको बताने की, लेकिन आपने कभी भी मुझसे बात नहीं की, मेरी कभी कोई बात नहीं सुनी। आपने मुझ पे शक किया, मुझ पे और मेरे दोस्त पे शक किया। वो दोस्त जो मुझे काका की तरह समझता था, आपने मुझे नहीं पता कि उसमें ऐसा क्या देखा कि आपको हमारे बीच कुछ गलत लगा। लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, उसने मुझे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह देखा है और मैंने भी हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह। लेकिन आपने आपने इन बातों का कुछ और ही मतलब निकाला। आपने मुझे मारा, मेरे साथ गलत किया। मैंने ये सब भी बर्दाश्त किया। मैं भी अब हार चुका था। मैं भी आपको छोड़ना चाहता था। मैं नहीं देख पा रहा था कि आप कितना दुःख में हो। मैं आपकी खुशी देखना चाहता था, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसे दुःख में नहीं देख सकते। मुझे लगा कि शायद मैं आपसे दूर हो जाऊँ तो आपको आपकी खुशी मिल जाएगी, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। मैंने आपसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरे हाथ में नहीं था। मैंने आपको छोड़ने की बात कही, लेकिन माँ ने उसके लिए भी इनकार कर दिया। माँ ने कहा कि मैं आपको छोड़ के कभी भी यांकलैंड नहीं आ सकता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं कहाँ जाता तो मजबूरन मुझे वापस लैंकलैंड आना पड़ा। माँ ने कहा था हमारे बीच बच्चा आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भी ये बात मान ली थी और मैं भी बहुत इंतज़ार कर रहा था। मैंने जब मिंकी और काका को देखा कि वो गर्भवती हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन मैं कहीं न कहीं दुखी था, क्योंकि मैं भी एक परिवार चाहता था। मैं किसी से कहता नहीं था, लेकिन मुझे भी बहुत दुःख होता था। मैं भी परिवार चाहता था। और आज जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे भगवान ने मेरी हर इच्छा पूरी कर दी। मेरे पास अब कोई इच्छा थी ही नहीं। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी खुशी ये सिर्फ कुछ घंटों की थी। मैं उन खुशियों को पूरी तरीके से जी भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही आपने मेरे बच्चे को नाजायज़ कह दिया। मेरी खुशियाँ जो कि कुछ पल की मेहमान थी, मैं उन पलों को खुशी से जी भी नहीं पाया था कि उससे पहले मेरे बच्चे पे नाजायज़ होने का इल्ज़ाम लग गया। मैं देख रहा था जो लोगों के लिए मेरा प्यार था, मेरे लिए इज़्ज़त थी, वो सब जैसे कि गायब हो चुकी है। सब मुझे चरित्रहीन की नज़र से देख रहे थे, जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरा आरोप जो मुझ पे सिद्ध भी नहीं हुआ था, आपके सिर्फ कुछ शब्दों के कारण पूरी दुनिया ने मुझे चरित्रहीन समझ लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक इज़्ज़त थी, वो भी आपने सरेआम नीलाम कर दी।
हस्बैंड, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे को कोई नाजायज़ कहे। वो नाजायज़ नहीं है, नहीं है। आप चाहते थे ना कि मैं आपसे दूर चला जाऊँ, मैं इस क्लैन को छोड़ दूँ, तो ठीक है। हस्बैंड, मैं आज आपसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको मेरी ये शक्ल कभी देखने को नहीं मिलेगी। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। मैं इन सब से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं कभी भी इस क्लैन में वापस नहीं आऊँगा। मैं अपने बच्चे को ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ कोई उसे नाजायज़ कह के ना पुकारे। मैं उसके माँ-पापा दोनों का प्यार उसे दूँगा। मैं उसे ये कभी नहीं बताऊँगा कि उसके पापा ने जन्म से पहले ही उसे ठुकरा दिया था, उसे अपना कहने से मना कर दिया था, उसका तिरस्कार कर दिया था। विंग जो कि रो रहा था, विंग की आंसू की बूंदें भी उस लेटर पे पड़ चुकी थी। और विंग कहता है, हस्बैंड, आज से मैं आपको इस शादी के बंधन से आज़ाद करता हूँ। आप जिससे चाहें, आप जिससे प्यार करें, उसके पास जा सकते हैं। आज के बाद से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आपका इस बच्चे से भी कोई रिश्ता नहीं है। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कोई है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। वो मेरा बच्चा है और अब मेरी दुनिया वही है। मैं उसके लिए और वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं आज इस क्लैन से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ज़िंदगी से बस यही शिकवा है। मैंने जिसे चाहा उसने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। हमारे बच्चे को अपनाया नहीं, उसे अपना नाम तक नहीं दिया। मुझे पता था कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरे बच्चे से भी इतनी नफ़रत करेंगे कि आप उसे अपना नाम तक नहीं देना चाहेंगे। आपने उसे सबके सामने नाजायज़ कहा। आपको पता है, आपका जब ये आपके जो शब्द थे मेरे कानों में पड़े, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मौत हो चुकी है। मैं ज़िंदा लाश बन चुका हूँ। और मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, हस्बैंड, आप जिसके साथ रहें, खुश रहें। और अलविदा, ये कह के विंग उस पेज को उस डायरी से फाड़ देता है। विंग जो कि अब उस लेटर को अपने बेड के जो डोर है उसके ऊपर रख देता है और उसके ऊपर कोई चीज़ रख देता है जिससे वो कहीं खोए ना। और विंग जो कि बस अपने बेली की तरफ देखता है और कहता है, बेबी, चलते हैं एक नए सफ़र की ओर, जहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारी मम्मा होंगी। विंग जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और विंग उठता है और वो अपने रूम से निकल जाता है। ये समय आधी रात का हो रहा था, 3 बज रहे थे। विंग जो कि उस समय ही उस क्लैन से निकल जाता है। विंग जो कि ऐसे ही चला गया था, विंग के हाथ में कुछ भी नहीं था। विंग जो कि मेन डोर से बाहर निकल रहा था तो सर्वेंट उसे देख रहे थे, लेकिन वो सर्वेंट विंग को कुछ भी नहीं कहते और विंग रात में ही लैन क्लैन को छोड़ देता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि ब्रोथल में था और वो ड्रिंक कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे वो कहता है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। विंग, तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा परिवार, सारे रिश्ते, सब बर्बाद हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? विंग, तुमने क्यों किया? जब मैं तुम्हें अपनाना चाहता था तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम कुछ समय इंतज़ार नहीं कर सकते थे? या तुम्हें क्वीन बनने की इतनी लालच थी कि तुमने गलत रास्तों को अपनाया? तुमने एक सर्वेंट के साथ रिश्ता बनाया? वांग जी जब ये कहता है तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी जो कि अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है और वो दीवार पे बहुत तेज मुक्का मारता है। वांग जी जिसके हाथ से खून बह रहा था और वांग जी जो कि गुस्से में ही ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम ब्लैन का दिखाया जा रहा था। ये रात जो सबके लिए एक अलग ही तरह की रात थी। ये रात बहुत ज़्यादा भयानक थी। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सभी लोग अपने कमरे में थे। मिंग्याओ जो कि अपने रूम में ही टहल रहा था। शिचैन कहते हैं, मिंग्याओ, यहाँ आ जाओ, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, तुम बहुत देर से टहल रहे हो। मिंग्याओ कहता है, हस्बैंड, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अभी नहीं सो पाऊंगा। और वो ऐसे ही टहल रहा था और ऐसे ये रात बीत जाती है। ये रात किसी के लिए
ये रात जो कि सबके लिए एक बहुत बड़ा तूफान लाई थी और सारी खुशियाँ उस तूफान में बह गई थी। सभी लोग जो परेशान थे, ऐसे ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पे मैडम यू और जियांग चैंग दोनों ही तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे जियांग फेमिना भी थे और मैडम यू जो चैंग को कहती, चैंग जल्दी करो, अगर हम अभी समय से नहीं निकले तो हमें पहुँचने में रात हो जाएगी। चैंग कहता है, माँ मैंने बस सारी तैयारी कर ली है, बस ये कुछ सामान है जो कि पालकी में रखवाना है, उसके बाद हम निकल लेंगे। जियांग चैंग और मैडम यू दोनों ही लैंड क्लैन के लिए निकल गए थे। जियांग चैंग भी पालकी में बैठा था और वो कहते हैं, माँ मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दिनों बाद विंग से मिलूंगा। और जियांग चैंग जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। मैडम यू कहती हैं, तुम्हें विंग से मिलने की इतनी खुशी है या तुम्हें ये खुशी है कि तुम उसे अपनी शादी में आने का न्योता दे रहे हो। चैंग जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और वो थोड़ा ब्लश भी करता है। मैडम लैन कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें खुशी किस चीज़ की ज़्यादा है, तुम्हें खुशी अपनी शादी का निमंत्रण देने की है ना। ये कह के वो हंस रही थी। चैंग भी अब हंस रहा था और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। चैंग कहता है, जी माँ, हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जिससे चाहता था मेरी शादी होने वाली है और मैंने बचपन से अभी तक एक अल्फा होने के बावजूद मैं एक ओमेगा की तरह रह रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैडम लैन कहती है, जैंग मैं तुम्हें उस समय नहीं बता सकती थी कि मेरी क्या मजबूरी थी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे 21 वर्ष हो जाने के बाद मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। और अब तुम 21 वर्ष के हो चुके हो तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता चुकी हूँ और हम आज विंग के क्लैन में जाकर भी ये सारी सच्चाई बता देंगे और उसके बाद हम विंग को तुम्हारी शादी का निमंत्रण देंगे। चैंग जो कि स्माइल करता है और उसके बाद मैडम यू और चैंग जो कि लैंड क्लैन के लिए जा रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें लैंड क्लैन का दिखाया जाता है। आज जैसे लैंड क्लैन में मातम छा गया था, किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। कल इतना बड़ा समारोह था लेकिन आज बिल्कुल शांति छा रखी थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी को किसी का होश ही नहीं था। कोई ये जानने ही नहीं चाहता था कि कौन कहाँ है। सब लोग जो कि बहुत शांत हैं। महाराज कुरैन जो कि अपने थ्रोन पर बैठे थे, वहां पर ही मैडम लैन भी बैठी थी और सभी जो लोग थे, मतलब क्लैन का जो काम होता है वो कर रहे थे, लेकिन किसी का भी मन क्लैन के कामों में नहीं था। चैंग और मैडम यू अब दोनों ही लैंड पहुंच गए थे। वो लोग आफ्टरनून में लैंड पहुंचे थे और वो लोग मॉर्निंग में निकले थे। मैडम यू और चैंग दोनों ही लैंड के अंदर आ जाते हैं। चैंग जिसने इस समय वेल पहन रखी थी। मैडम यू और चैंग जो कि अब उस सभा में आ जाते हैं। मैडम लैन जब मैडम यू को देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं और वो अपने थ्रोन से खड़ी हो जाती हैं और वो मैडम यू के पास आती हैं और उन्हें ग्रीट करती हैं। मैडम यू भी उन्हें ग्रीट करती हैं और चैंग भी उन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद मैडम लैन कहती हैं, आप यहाँ इस समय अचानक। मैडम यू जिनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी और वो कुछ सर्वेंट को कहती हैं, अंदर आओ। और वो सर्वेंट जिनके हाथों में कुछ थाल थी वो अंदर आते हैं और उस सभा में अब वांग जी, शिचैन, मेंग्याओ भी आ जाते हैं और वो सब देख रहे थे। मैडम यू जो कि अपने सामने से एक जो थाल है उसके ऊपर से कपड़ा हटाती हैं और उसमें से एक निमंत्रण कार्ड निकालती हैं और कहती हैं, मैं आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित करने आई हूँ अपने बेटे चैंग की शादी के लिए। मैडम लैन जो कि वो निमंत्रण कार्ड ले लेती हैं और वो देखती हैं कि उस पे अल्फा की जगह पे जियांग चैंग लिखा था। वो बहुत हैरानी से मैडम यू की तरफ देख रही थी और वो कहती हैं, इसमें अल्फा की जगह जियांग चैंग लिखा है और ओमेगा की जगह वैन क्विन, लेकिन आपका बेटा तो एक ओमेगा है ना। वांग जी जो कि जियांग चैंग को ही घूर रहा था। जियांग चैंग जी उसके चेहरे पे एक वेल थी और वांग जी जो कि उसे घूर रहा था और वांग जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन वांग जी को याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ देखा है। मैडम यू कहती है, हाँ मेरा बेटा दुनिया की नज़र में एक ओमेगा है, लेकिन मेरा बेटा कोई ओमेगा नहीं, मेरा बेटा बचपन से ही अपने जन्म के साथ से ही अल्फा था। मैडम लैन जो कि उन्हें घूरती हैं और वो कहती हैं, ये आप क्या कह रही हैं, लेकिन आपने तो सभी क्लैन को यही बता रखा है कि आपका बेटा एक ओमेगा है। मैडम यू कहती हैं, सभी क्लैन को हाँ हमने झूठ बताया था
कि हमारा बेटा एक अल्फा नहीं एक ओमेगा है। ये झूठ हमने अपनी खुशी से नहीं बोला था, ये हमारी मजबूरी थी। मैडम लैन कहती हैं आपकी ये क्या मजबूरी थी जिससे आपने पूरी दुनिया के सामने अपने बेटे के सच छुपाया। मैडम यू कहती हैं हाँ, मैंने अपने बेटे का सच छुपाया। एक अल्फा होने के बावजूद उसे ओमेगा की तरह रखा, पर ये मेरी मजबूरी थी और मैं आपको आज इसी के बारे में बताने आई हूँ। मैं आपको सच बताने आई हूँ। मैडम यू जो कि ये कह रही थी, सभी लोग उन्हें घूर के देख रहे थे। उसके बाद मैडम यू सच बताना शुरू करती हैं। मैडम यू बताती हैं हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा धनी थे, जिस कारण वो किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। उनकी नज़र में बस वही लोग मान्य होते थे जो उनके जितने अमीर हों, और जो उनके जितने अमीर नहीं होते थे वो उन्हें कुछ भी नहीं समझते थे। हमारे पूर्वज जिन्होंने जो प्रीस्ट हैं उनकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया, उन्हें पीड़ित किया, उनकी ओमेगाओं के साथ गलत किया। मैं जानती हूँ ये गलत है और मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। लेकिन हम सच को बदल नहीं सकते। हमारे पूर्वजों ने प्रीस्ट के साथ बहुत गलत किया, उनकी ओमेगाओं के साथ भी बहुत गलत किया। उस उन प्रीस्टों ने हमारे क्लैन को ये श्राप दिया कि हमारे क्लैन में जो भी अल्फा बेटा होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और उन्होंने जो ओमेगा थे उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। हमारे जो पूर्वज थे उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन ये श्राप इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे जो हस्बैंड हैं जियांग फैमिना, वो भी हमारे क्लैन के असली वारिस नहीं थे। मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपनी आंट से गोद लिया। उसके बाद उन्हें लगा शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन गोद लेने के बाद जैसे ही हमारे बच्चे हुए उनकी मृत्यु होने लगी। चैंग से पहले भी मेरे 2 अल्फा बेटे हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने जो प्रीस्ट है उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाए कि हमें माफ़ कीजिए, ये जो गलती थी ये हमारे पूर्वजों ने की, लेकिन इसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। हमने उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा ये श्राप है, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका तोड़ कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि इसके बाद हमारा जो भी अल्फ़ा बेटा होगा उसे हमें 21 साल की आयु तक एक ओमेगा की तरह रखना होगा और पूरी दुनिया को यही बताना होगा कि हमारा अल्फ़ा नहीं ओमेगा बेटा है। और हमें प्रीस्ट ने बताया कि वो श्राप इसलिए दिया गया था क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ओमेगाओं को बहुत नीचा समझते थे। उनकी नज़रों में ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये श्राप उन्हें इसलिए दिया गया था कि वो जान सके कि ओमेगाओं के माँ-बाप होना या ओमेगा होना कोई शर्म की बात नहीं है। वो हमारी पीढ़ी को ये एहसास करवाना चाहते थे कि ओमेगा होना कोई शर्म की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमें ये श्राप दिया था। इसी कारण हमने अपने चैंग को एक अल्फ़ा होने के बावजूद भी शुरू से ओमेगा की तरह रखा और हमने सोचा था कि जब वो 21 साल का हो जाएगा उसके बाद हम सभी क्लैन को उसका ये सच बता देंगे। चैंग जो उसके बाद अपना वेल उतार देता है। सभी लोग जो चैंग को देख रहे थे और वांग जी जो कि अपने मन में ही कहता है, तभी तो मैं सोचूं ये अल्फा की तरह क्यों लगता था, क्योंकि ये बचपन से ही एक अल्फा था और बस ये एक ओमेगा बनने का दिखावा कर रहा था। मैडम यू कहती हैं महारानी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी परेशानी को समझेंगे कि हमने इस सच को क्यों छुपाया था। हमारी मजबूरी थी। और वो अपने हाथ जोड़ लेती हैं। उसके बाद मैडम लैन कहती हैं, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। आपने ये सब जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और वो उनके हाथ को मतलब जोड़ने से रोकती हैं। उसके बाद मैडम यूजिन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं विंग कहाँ है? मैं यहाँ जब से आई हूँ मैंने विंग को एक बार भी नहीं देखा। मैडम लैन और महाराज कुरन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। मैडम लैन कहती है विंग अपने कक्ष में होगा। मैडम यू कहती हैं "म, महारानी मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। मैडम लैन कहती है हाँ बोलिए। मैडम यू कहती हैं महारानी आज हम यहाँ आपको चैंग की शादी का निमंत्रण देने आए हैं, लेकिन क्या हम विंग को अपने साथ अभी से ले जा सकते हैं?
जानते हैं कि शादी को अभी होने में 1 मंथ बाकी है, लेकिन चैंग चाहता था कि विंग उसकी शादी में 1 महीना पहले से आए। तो क्या हम विंग को ले जा सकते हैं? मैडम लैंग, जो कि अब कुरैन महाराज की तरफ ही देख रही थी, और वो कुछ नहीं कहती हैं। महाराज कुरैन जो उन्हें एक इशारा करते हैं, उसके बाद मैडम लैंग एक सर्वेंट को भेजती हैं कि विंग को जाकर बुला कर लाओ। वो सर्वेंट वहां से निकल जाती है और वो विंग के कमरे की ओर आ रही थी। वो सर्वेंट जब कमरे में आती है तो वो देखती है डोर जो खुला हुआ था, वो अंदर चली जाती है। वो विंग को चारों तरफ देखती है, विंग उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वो कहती है फुरैन, विंग फुरैन, और वो बाथरूम में चेक करती है, विंग वहाँ भी नहीं था। और फिर वो बेड के पास आती है तो वो देखती है वहाँ पे एक लेटर रखा था। वो उस लेटर को उठाती है और वो उस रूम से निकल कर भागती हुई सभा की ओर आ रही थी। वो सर्वेंट जो भागते हुए मैडम लैन के पास आती है और वो कहती है, महारानी, मुझे ये फुरैन के कक्ष में मिला। मैडम देखती हैं कि वो एक लेटर था। वो उसे पढ़ने लग जाती है। मैडम लैन जब उस लेटर को पढ़ रही होती हैं तो उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। सब लोग जो उन्हें देख रहे होते हैं, और मैडम यू और चैंग जो कि समझ नहीं पाते कि महारानी इस पत्र को पढ़कर इतना रो क्यों रही हैं। मैडम लैन जब उस पत्र को पढ़ लेती हैं तो वो फ्लोर पे बैठ जाती हैं। उनके हाथों से वो पत्र गिर जाता है और वो रोने लग जाती हैं। मैडम यू उस पत्र को उठा लेती हैं और वो भी उसे पढ़ने लग जाती हैं। मैडम यू भी जैसे जैसे उस पत्र को पढ़ रही थी, अब उनकी आंखें भी गीली हो रही थी और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। चैंग जब ये देखता है तो वो उनके पास आता है और वो उस लेटर को ले लेता है और वो पढ़ने लग जाता है। चैंग जब उस लेटर को पढ़ता है तो चैंग की आंखों में, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, चैंग उस लेटर को लेता है और सीधा वांग जी के पास जाता है और वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है, क्या किया है? और वो उसका जो कॉलर है वो पकड़ लेता है। शी चैंग जब देखते हैं कि चैंग ने वांग जी का कॉलर पकड़ लिया है तो वो उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम वांग जी का कॉलर ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? और वो उससे वांग जी का कॉलर छुड़वा रहे थे। चैंग जो इस समय बहुत गुस्से में था और वो कहता है, तुमने तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? क्या किया है? इस पत्र में क्या लिखा है? वो तुम्हारी वजह से कहाँ चला गया? बताओ मुझे, मेरा भाई कहाँ है? बताओ मुझे। वांग जी जो घूर के चैंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चैंग कहता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था। तुम जैसा नकचिड़ा राजकुमार, जो बड़े क्लैन के राजकुमार होते हैं, वो कभी किसी की इज्जत नहीं करते। चैंग कहता है, काश मुझे पहले पता चल जाता कि विंग की शादी तुम नकचिड़े राजकुमार से हो रही थी जिससे हम शुक्लैंड में मिले हैं, तो मैं कभी तुम्हारी शादी विंग से होने ही नहीं देता, क्योंकि तुम मेरे भाई के लायक ही नहीं थे। वांग जीजू की चैंग की बातें सुन रहा था और वो कहते, क्या हम शुक्लैंड में मिले? वांग जी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? हम शादी से पहले कभी नहीं मिले, और मैं तुमसे कब मिला? चैंग कहता है, मैं तुमसे पहली बार शू क्लैन में प्रतियोगिता में मिला था। क्या तुम भूल गए? तुम कक्ष में हमसे लड़ रहे थे, एक अल्फा होने के बावजूद भी ओमेगाओं के कक्ष में आ गए थे। वांग जी जब ये बात सुनता है तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वांग जी कहता है, तो तुम कौन से ओमेगा थे जो उस समय लड़ रहे थे? तुम भी तो एक अल्फा थे ना? वांग जी कहता है, और ये बात तुम कैसे जान सकते हो? चैंग कहता है, क्योंकि मैं उस समय वही था, मैं और विंग वहीं थे। मैं और विंग पहली बार तुमसे प्रतियोगिता में मिले थे और मुझे नहीं पता था कि विंग की शादी तुमसे तय हुई है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी कभी होने नहीं देता, क्योंकि तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। तुम मेरे भाई के लायक बिल्कुल नहीं हो। वांग जी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्रतियोगिता में कब मिला? मैं तुमसे कभी भी किसी प्रतियोगिता में नहीं मिला। चैंग कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम जिस दो वेल वाले पर्सन से मिले थे उनमें से एक मैं था और दूसरा विंग था। वांग जी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? वो विंग नहीं था, वो वूशियान था, वो वूशियान था, तुम झूठ कह रहे हो। मैडम यू जो वांग जी के पास आती हैं और वो कहती हैं, विंग का ही बर्थ नेम वूशियान है। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी जो कि शॉक हो जाता है और वो हैरानी से मैडम यू की तरफ ही देख रहा था।
चैंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ उस लेटर को फेंकता है, वो लेटर जो कि अब फ्लोर पे गिर चुका था। वांग जी अब उस लेटर को उठाता है और वो उसे पढ़ने लग जाता है। वांग जी जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ रहा था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वांग जी जो कि एक दीवार पे अपने आप को टिका लेता है और वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो लेटर जो कि फिर से फ्लोर पे गिर जाता है। वहां पे मेंग्या होता है और सिचैन, अब वो भी उस लेटर को पढ़ रहे थे। वहाँ पे सभी लोग ने इस लेटर को पढ़ लिया था। सबकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। मैडम लैन भी रो रही थी। मैडम यू जो मैडम लैन के पास आती है और वो कहती है, महारानी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप विंग का ध्यान रखेंगी, तो आपने ऐसे विंग का ध्यान रखा है। आपका बेटा विंग के साथ क्या क्या करता रहा, आपको इसकी खबर थी? मैडम लैन जो कि शर्मिंदा होकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती हैं। मैडम यू कहती हैं, मानती हूँ आपका क्लैन सबसे बड़ा क्लैन है, सारे क्लैन पे रूल करता है, लेकिन आपको अपने क्लैन के बारे में नहीं पता था कि आपका बेटा अपनी ओमेगा के साथ कैसा बर्ताव करता है, उसे मारता है। आपको ये तक नहीं पता था? मैडम लैंड जो कि अपनी नजरें नीचे झुकाए रखती हैं और वो कहती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम लैंड जो कि सबसे बड़ी क्वीन थी, आज उन्होंने पहली बार किसी के सामने अपना सर झुकाया था। सभी लोग जो ये देख रहे थे। मैडम यू कहती हैं, मानती हूँ मैं विंग से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं विंग से नफरत भी नहीं करती थी। मैंने विंग को अपना बेटा नहीं माना, लेकिन मैंने विंग को एक इंसान तो माना है। आपके बेटे ने तो उसे कभी इंसान भी नहीं माना। उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है और उसे ऐसी हालत में बेसहारा कर दिया। उस पे चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। मैडम यू कहती हैं, मानती हूँ विंग मेरा बेटा नहीं है, लेकिन विंग को पाला मैंने है, विंग को परवरिश मैंने दी है, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, आपके बेटे ने विंग पे जितने भी आरोप लगाए हैं, उनमें से एक आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि विंग को मैंने पाला है। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है, विंग ऐसा नहीं है। आपके बेटे ने विंग पर गलत आरोप लगाए हैं। मैडम लैन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, विंग ऐसा नहीं है, विंग ऐसा नहीं है, और वो रो रही होती हैं। मेंग्या जो वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी, ये तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने विंग पे ऐसे आरोप लगाए, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि विंग के दिल पर क्या बीतेगी। विंग गर्भवती है और तुमने विंग के साथ ऐसा किया, तुमने उसे मारा, तुमने विंग पे हाथ उठाया। मैडम लैन जो कि वांग जी की तरफ ही देख रही थी। मेंग्या कहता है, तुमने इससे पहले भी विंग को इतनी बुरी तरीके से मारा था। मैंने विंग को जब देखा, मैं पूरा कांप गया था, मैं डर गया था। मैंने विंग से कहा कि मैं किसी को बता देता हूँ, लेकिन विंग ने मुझसे मना किया कि वो नहीं चाहता कि उसके कमरे की बात बाहर लोगों को पता चले। विंग ने अपने सारे दर्द खुद ही सह लिए। उसे कितनी परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी किसी को बताने की कोशिश नहीं करी। और तुमने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने विंग पर ये आरोप लगाए। वांग जी, क्या तुम्हारा दिल एक बार भी नहीं दुखा? तुम्हारा दिल कांपा नहीं कि तुमने उसके साथ कितना कुछ किया है, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में किसी को बताने की कोशिश नहीं करी, और तुमने एक बार में ही उस पे इल्जाम लगाया। वांग जी कहता है, शाओ जी, मैं मानता हूँ मैंने विंग को कई बार मारा, उस पे हाथ उठाए, उसके साथ जबरदस्ती करी, उसके साथ मिसबिहेव किया और हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैं उसे पसंद करने लगा था, मैं उसे अपनाना चाहता था। लेकिन जब मैंने उसे उस सर्वेंट शोयांग के साथ देखा, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उनकी आवाज़ें सुनी, मेरा दिल जो कांप गया। मैं सोच नहीं पाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, विंग ये कैसे कर सकता है। मेंग्या कहता है, तुमने विंग और शोयांग पे शक किया। तुम्हें ऐसा ये क्यों लगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उनके बीच कुछ है? वांग जी कहता है, मैंने जब विंग के कक्ष की ओर जा रहा था, तो मैंने विंग और शोयांग की आवाज़ें सुनी। मेरा दिल जो बहुत दुखा, मैं कुछ सोच नहीं पाया, और मैंने गुस्से में आकर बहुत कुछ किया। मेरे अंदर विंग को लेकर नफरत आ गई, मैं विंग से नफरत करने लगा। मेंग्यो कहता है,
तुमने वो आवाज़ सुनी? क्या तुमने एक बार भी कक्ष के अंदर आकर आकर चेक करने की कोशिश करी? वाम जी कहते हैं, नहीं शाहू जी, मैं कक्ष में नहीं आया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वेंग को किसी और के साथ ऐसे नहीं देख सकता। मैं ये नहीं देख सकता। मेंग्याओ कहता है, लेकिन तुम्हें कक्ष में आना चाहिए था और तुम्हें देखना चाहिए था। उस समय उस कक्ष में विंग, शोयांग और मैं भी था। विंग जिसके पैरों में मोच आ गई थी। विंग जो कि बीमार होने के बावजूद भी काम करना चाहता था। विंग कहता है कि मैं कमरे में रह के बोर हो गया हूँ। विंग जिसको मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल था। उसे पता था कि मैं गर्भवती हूँ, इसलिए वो मेरी मदद करना चाहता था और वो रसोई घर में आ गया था। विंग देखता है कि रसोई घर में चलने के बाद सब चीज़ें की जगह बदल दी गई है। विंग जो कि एक जार उतार रहा था, लेकिन उसकी वजह से विंग जो कि स्टूल से गिर गया था और विंग के पैर में मोच आ गई थी। विंग जो कि बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मैंने ही एक सर्वेंट को बुलाया और कहा इसे रूम में ले चलो। उस सर्वेंट ने बताया कि विंग के पैर में मोच आ गई है और वो उसे ठीक कर सकता है। विंग तो उसे मना ही कर रहा था, लेकिन मैंने विंग को फोर्स किया और उस सर्वेंट ने विंग का पैर ठीक करने की कोशिश करी। तुमने जो आवाज़ सुनी वो विंग की दर्द की आवाज़ थी, लेकिन वो उस दर्द की नहीं थी। विंग के पैर में जो मोच थी उस दर्द की थी। वांग जी, तुमने बातों को किस तरीके से उलझा लिया। अगर तुम उस दिन कक्ष में आकर एक बार देख लेते तो शायद इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती और ये घर ऐसे बर्बाद नहीं होता। तुम विंग पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाते और विंग आज इस क्लैन को ऐसे छोड़कर नहीं जाता। वांग जी जो कि रो रहा था। उसके बाद मैडम यू वांग जी के पास आती हैं और कहती हैं, राजकुमार, मैंने समझा था कि आप एक बड़े क्लैन के बहुत अच्छे राजकुमार हैं। आप विंग का हमेशा ध्यान रखेंगे, उसे हमेशा खुश रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े क्लैन के लोगों के दिल इतने छोटे हो सकते हैं। मैं जहाँ अपने बेटे को भेज रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि वहाँ के लोग, जिनके दिलों में छोटे क्लैन के लोगों के लिए इतनी नफरत थी, वो लोगों को इस तरीके से जज करते हैं। लोगों की हैसियत से उनकी चरित्र पे संदेह करते हैं। आपको ऐसे कैसे लगा कि विंग ऐसा कर सकता है? हम छोटे क्लैन के ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ हमारी इज्जत होती है। हमारी इज्जत से बढ़ के हमारे पास कुछ नहीं होता। आपके द्वारा बोले गए शब्द विंग की इज्जत पूरे क्लैन, पूरे समाज के सामने बर्बाद कर चुके हैं। वहाँ पे मैडम लैन आती हैं और वो कहती हूँ, मैं जानती हूँ वांग जी ने गलत किया। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं विंग से भी माफ़ी मांगती हूँ और हम जल्द ही विंग को ढूंढ लेंगे। मैडम यू जो गुस्से में मैडम लैन की तरफ देखती हूँ और वो कहती हैं, आपको ये परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंग को तो हम ढूंढ ही लेंगे और आज से विंग का और हमारा इस क्लैन से कोई वास्ता नहीं है। हमारे बीच जो भी रिश्ता था, आज से वो रिश्ता खत्म। मैडम लैन कहती हैं, मैडम यू आप ये क्या कह रही हैं? मैडम लैन कहती हैं, आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। विंग हमारे क्लैन का ओमेगा है। मैडम लैन कहती हैं, मैडम यू आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। विंग हमारे क्लैन का ओमेगा है, वो हमारी सेकंड फुरन है। मैडम यू कहती हैं, आपको अब याद आ रहा है कि विंग आपके क्लैन का सेकंड ओमेगा है। आपको तब याद क्यों नहीं आया जब आपका बेटा विंग के साथ कितना कुछ कर चुका था, कितना कुछ कर रहा था? क्या आपने एक बार भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की, उसे बताने की कोशिश की कि वो जो कर रहा है वो कितना गलत है? आपने की कोशिश? मैडम लैन जो कि रो रही थी। उसके बाद मैडम यू कहती हैं, मैंने कह दिया, आज से विंग का और हमारा इस क्लैन से कोई रिश्ता नहीं है। विंग को तो हम ढूंढ ही लेंगे और आज के बाद विंग लैन क्लैन में कभी नहीं आएगा। वांग जीजू की बस मैडम यू की बातें सुन रहा था और वो रो रहा था। वो फ्लोर पे गिर चुका था। वहाँ पे महाराज कुरैन आते हैं और वो कहते हैं, आप ये क्या कह रही हैं? विंग के पास हमारे क्लैन का बच्चा है, वो हमारा वारिस है। मैडम यू कहती हैं, आपको महाराज अब याद आ रहा है कि विंग के पास आपके क्लैन का वारिस है। आप में से किसी ने भी क्या विंग के दुख को जानने की कोशिश की थी?
विंग की मदद करने की कोशिश की थी, वांग जी को रोकने की कोशिश की थी कि वांग जी विंग के साथ ये सब क्या कर रहा है, सारे समाज में उसकी बदनामी कर रहा है, उसके दिल को तोड़ रहा है, उसकी उसकी इज्जत को ऐसे नीलाम कर रहा है। सभी लोग जो रो रहे थे और मैडम यू जिसके पास चैंग आता है और कहते हैं माँ चलिए हमें विंग को ढूंढना है और विंग का ध्यान आज के बाद से मैं ही रखूंगा। मैडम लैंजू की बस चैंग की बातें सुन रही थी और चैंग कहता है माँ मेरी शादी अब विंग के आने के बाद ही होगी, मैं उससे पहले शादी नहीं करूँगा। मेरा बस अब एक ही काम है विंग को ढूंढना और मैं अपने भाई को ढूंढ ही लूँगा और मैं विंग को कभी भी इस क्लैन में दोबारा नहीं आने दूँगा। मैं उसे इस क्लैन में वापस कभी नहीं आने दूँगा। मेरे भाई ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा सज़ा सहा है, उसने यहाँ पे बहुत दुख बर्दाश्त किए लेकिन अब और नहीं। मैं अपने भाई को अब और कोई भी दुख नहीं देने दूंगा। वो वांग जी की तरफ देख रहा था और वो कहता है तुम मेरे भाई से दूर रहना और तुमने मेरे भाई को जो भी दुख दिए हैं इसका बदला मैं किसी ना किसी दिन तुमसे ले ही लूँगा और मेरे भाई के पास आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर मैडम यू और चैंग उस क्लैन से निकल जाते हैं। वहाँ पर सभा में सभी लोग रो रहे थे। विंग, वांग जी, चैंग, शिचैन सभी रो रहे थे। वांग जी जैसे अब बिल्कुल वांग जी जो कि अब ऐसी बेजान बॉडी की तरह वहाँ पे पड़ा था, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। मैडम लैंग जो कि रो रही थी और वो कहती है ये सारी गलती मेरी है, मैंने हमेशा अपने घर के ओमेगाओं पे ध्यान दिया, उन पे पाबंदी लगाई, उन पे जोर आजमाया, लेकिन मैंने कभी भी अपने अल्फा बेटों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं, वो अपनी ओमेगाओं के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और वो वांग जी के पास आती हैं और वो कहती हैं मानती हूँ तुम्हारे फादर ने 2 शादी की थी लेकिन तुम्हारे पापा ने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की, तुमने विंग पर हाथ कैसे उठाया। और वो वांग जी को एक थप्पड़ लगा देती हैं। वांग जी जो कि अब कुछ नहीं कहता। मैडम लैन कहती हैं वांग जी मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो, मुझे आज ये शर्म आ रही है ये कहते हुए कि तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें संस्कार दिए लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि तुम किसी ओमेगा के साथ ऐसा मिसबिहेव करो, उस पे हाथ उठाओ। क्या तुमने कभी देखा कि हमारे क्लैन में किसी अल्फा ने अपने ओमेगा पे हाथ उठाया? क्या तुम्हारे पापा ने या तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारी शाओजी पे कभी हाथ उठाया जो तुमने विंग पर हाथ उठाया? तुमने ये कैसे किया? क्या तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? तुम इतने बड़े क्लैन के राजकुमार हो, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारी रूह एक बार भी कांपी नहीं? तुमने अपने बच्चे को नाजायज कहा, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हुआ वांग जी ऐसे करते हुए? मैडम लैन जो कि गुस्से में वांग जी की तरफ ही देख रही थी और वो कहती हैं वांग जी आज के बाद से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक विंग इस क्लैन में वापस नहीं आ जाता मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी और तुम मुझे माँ नहीं कहोगे। मैं आज से तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती। और वो कहती हैं वांग जी मैं आज के बाद तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी और तुम भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। जिस दिन विंग इस क्लैन में आएगा उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकती हूँ, वरना आज से मेरे लिए मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा सिर्फ एक बेटा है, वो है विंग, और मेरा कोई बेटा नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और वो रो रही थी। मिंग्याओ भी बहुत रो रहा था। शिचैन मिंग्याओ के पास आती है और कहते मिंग्याओ तुम इतना मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम जानते हो ना तुम गर्भवती हो। मिंग्याओ कहते हाँ हस्बैंड मैं जानता हूँ कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मुझे विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने विंग को हमेशा अपना छोटा भाई माना है, विंग ने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, लेकिन देखिए ना आज विंग इतनी परेशानी में है लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूँ। विंग ने अकेले कितना सारा दुख सहा, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, उसने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करी, हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखी और अपना सारा दुख छुपा लिया। शिचैन कहते हैं हाँ विंग है ही ऐसा, अपनी बात किसी से नहीं कहता, अपना दुख अपनी स्माइल के पीछे छुपा लेता है, वो किसी से शेयर नहीं करता कि उसे कितना दुख है। मुझे भी आज विंग के लिए बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है और मैं
समझ नहीं पा रहा हूँ कि वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है। वो मेरा भाई है। मैं मान नहीं सकता कि वांग जी ने ये किया, लेकिन आज आज मुझे वांग जी को अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है। और सिचेन जो मेंग्या को पकड़ लेते हैं और वो भी उस सभा से निकल जाते हैं। वांग जी जो कि अकेला ही उस फ्लोर पे पड़ा हुआ था। हेलो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी और अब इसमें और भी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, तो कंटिन्यू इस स्टोरी को देखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।